सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में और मैं हूँ प्रतिभा दीक्षित। आज के वीडियो में हम शिक्षण विधियों में आगे व्याकरण शिक्षण के विषय में अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार व्याकरण शिक्षण संस्कृत भाषा में किया जाता है, क्या इसका उद्देश्य है, क्या व्याकरण शिक्षण की उपयोगिता है और इसके अतिरिक्त क्या व्याकरण शिक्षण की विधियां हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने भाषा कौशल का अध्ययन किया था। उसके अंतर्गत हमने पठन कौशल की अभिवृद्धि विषयक विधियां और लेखन कौशल की अभिवृद्धि विषयक विधियों का अध्ययन कर लिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले आप वो वाला वीडियो देखिए जिससे आपका क्रम में सारा चलता रहे। तो आइए प्रारंभ करते हैं व्याकरण शिक्षण। सबसे पहले व्याकरण शब्द की बात करते हैं तो व्याकरण शब्द वी और आंग पूर्वक क्री धातु से ल्युट प्रत्यय करने से निष्पन्न होता है। इसका जो व्युत्पत्ति परक अर्थ है वो होता है व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते शब्दः अनेनिति व्याकरणम, जिसके द्वारा शब्दों की व्युत्पत्ति की जाती है, शब्दों को तोड़कर प्रस्तुत किया जाता है, वो व्याकरण कहलाता है। व्याकरण वेदांगों में प्रमुख है और इसको मुख भी कहा गया है, तो मुखम व्याकरणम स्मृतम कहा गया है, ये आपको ज्ञात होगा। व्याकरण के संबंध में देखिए हमने बहुत सारे वीडियोस चैनल पर अपलोडेड हैं। संज्ञा प्रकरण का अध्ययन हमने 2-3 बार किया है, तो उस संबंध में हमने व्याकरण से संबंधित सारे सूक्ष्म तत्वों का बहुत ही विस्तृत अध्ययन किया है। तो अगर आप व्याकरण के विषय में विस्तृत रूप से पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल पर उपलब्ध अन्य वीडियोस की मदद, संज्ञा प्रकरण की मदद ले सकते हैं। आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड नामक प्लेलिस्ट से या फिर संस्कृत व्याकरण नामक प्लेलिस्ट से उन्हें देख सकते हैं। यहाँ पर हम बिल्कुल संक्षिप्त रूप में व्याकरण के विषय में बात करेंगे। तो व्याकरण को मुख कहा गया है। दूसरा, व्याकरण के त्रिमुनि है, 3 मुनि हैं जिनके विषय में आपको ज्ञात होगा, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की है। कात्यायन ने वार्तिक लिखे हैं, तो वार्तिककार के रूप में कात्यायन को जाना जाता है। और तीसरे मुनि है पतंजलि, इन्होंने महाभाष्य लिखा है। तो इन तीनों को संयुक्त रूप से व्याकरण के त्रिमुनियों के रूप में जाना जाता है। उनमें से पतंजलि व्याकरण को शब्दानुशासन भी कहते हैं। इन्होंने व्याकरण के 5 मुख्य प्रयोजन बताए हैं: रक्षा, उहु, आगम, लघु और असंदेह। अर्थात पतंजलि ये बताते हैं अपने ग्रंथ महाभाष्य में कि क्यों व्याकरण को पढ़ना चाहिए, क्या व्याकरण की भाषा में क्या आवश्यकता है, उसका क्या उद्देश्य है। तो 5 ये मुख्य प्रयोजन बताते हैं: रक्षा, उहु, आगम, लघु और असंदेह। इसके अतिरिक्त इन्होंने 13 गौण प्रयोजन भी इसके बताए हैं, ते, असुरा, दुष्ट शब्द इत्यादि करके। तो वो ज्यादा कोई आपके काम की वस्तु नहीं है, आप बस इतना ध्यान रखिए। पतंजलि ने व्याकरण के 5 मुख्य प्रयोजन और 13 गौण प्रयोजन बताए हैं। अब व्याकरण की उपयोगिता क्या है, क्यों व्याकरण को पढ़ना चाहिए, तो इसके विषय में एक पद्य बहुत ही प्रचलित है: यद्यपि बहुना अधीशे ग्रंथान तथापि पठपुत्र व्याकरणम स्वजन श्वजनो मा भूत सकलम शकलम सकृच्छ शकृत। कि यद्यपि हे पुत्र, तुमने बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ लिया है, फिर भी तुम्हें व्याकरण को पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? जिससे तुम स्वजन को श्वजन ना कहो, सकल को शकल ना कहो और सकृत को शकृत ना करो। अर्थात शब्दों में अंतर समझने के लिए, उनके अर्थ को समझने के लिए व्याकरण का अध्ययन अतीव आवश्यक है। अब इसे सामान्य शब्दों में समझते हैं तो क्यों व्याकरण पढ़ा जाता है किसी भी भाषा में? क्योंकि शब्दों की शुद्धता का ज्ञान व्याकरण के द्वारा ही होता है। वेद मंत्रों का सही उच्चारण किस प्रकार से हम करें, वर्ण लोप कहाँ पर हुआ है, वर्ण आगम कहाँ पर हुआ है, वर्ण विकार कहाँ पर हुआ है, ये सारे विषयों का ज्ञान व्याकरण के अध्ययन से ही आता है। तो इसीलिए संस्कृत में व्याकरण की उपयोगिता है, क्योंकि वेद मंत्रों को उच्चारण के लिए व्याकरण का ज्ञान अतीव आवश्यक है। व्याकरण वेदांगों का उपकारक शास्त्र है। इसके अतिरिक्त शब्द प्रयोगों में संदेह के निवारण के लिए भी व्याकरण की आवश्यकता है। अगर कहीं पर आपको कंफ्यूजन हो जाए कि इस प्रकार का लिखें या इस प्रकार का लिखें,
तो उस संदेह का निवारण भी व्याकरण के द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त शुद्ध उच्चारण के लिए व्याकरण आवश्यक है। शब्दार्थ के ज्ञान के लिए व्याकरण आवश्यक है, क्योंकि व्याकरण में प्रकृति और प्रत्यय को तोड़कर शब्द की व्युत्पत्ति बताई जाती है, किस प्रकार शब्द निष्पन्न हुआ है, तो उससे शब्द के अर्थ का ज्ञान भी होता है। तो ये सारी उपयोगिता है व्याकरण की। अब व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य क्या है, ये प्रथम प्रश्न है जो व्याकरण शिक्षण के विषय से आपसे पूछा जा सकता है। व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य क्या है? भाषा का ज्ञान प्राप्त करना, भाषा ज्ञानम, ये इसका मुख्य और मूल उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त इसी से संबंधित छोटे छोटे और इसके उद्देश्य हैं। क्या? जैसे भाषा के ध्वनि तत्व से छात्रों का परिचय करवाना है। ध्वनि तत्व का परिचय छात्रों को व्याकरण के द्वारा ही करवाया जाता है। शुद्ध रूपों का ज्ञान करवाना, ये भी व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य है। शुद्ध वाक्य रचना की योग्यता प्रदान करना, क्योंकि व्याकरण के ज्ञान के द्वारा ही छात्र शुद्ध वाक्य रचना कर सकते हैं, तो उसकी योग्यता प्रदान करना भी व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य है। भाषा पर पूर्ण अधिकार व्याकरण के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है, तो ये भी एक उद्देश्य है व्याकरण शिक्षण का। व्याकरण के द्वारा तर्क शक्ति का विकास होता है, रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास होता है और मूल्यांकन प्रवृत्ति का विकास होता है। इसके अतिरिक्त अनुवाद आदि रचना कार्यों को सुगम बनाने में भी व्याकरण शिक्षण की उपयोगिता है। इसके लिए भी व्याकरण शिक्षण करवाया जाता है, जिससे अनुवाद आदि रचना कार्य सुगम हो सके। और इसके अतिरिक्त छात्रों में वाक्पटुता उत्पन्न करना भी व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य है। तो ये इसके गौण है, या कह सकते हैं भाषा के ज्ञान से संबंधित ही इसके कुछ और उद्देश्य हैं। अब आते हैं शिक्षण विधियों पर, कि व्याकरण शिक्षण की कौन कौन सी विधियां प्रचलित हैं। तो देखिए, दो प्रकार से व्याकरण शिक्षण की विधियों का विभाजन किया जा सकता है। पहला जो इनके विभाजन का आधार है वो है व्याकरण के पठन की औपचारिकता या अनौपचारिकता। तो उसके आधार पर भी व्याकरण की शिक्षण विधियां दो भागों में विभाजित हैं, औपचारिक विधि और अनौपचारिक विधि। औपचारिक विधि का तात्पर्य है फॉर्मल तरीके से व्याकरण को पढ़ाना, अर्थात व्याकरण को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाना, जैसे कि विश्वविद्यालयों में व्याकरण को पढ़ाया जाता है। व्याकरण का एक अलग सिलेबस होता है, उसकी अलग पुस्तकें निर्धारित होती हैं उच्च कक्षाओं में। तो व्याकरण को अलग विषय के रूप में अलग अलग पुस्तकों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से पढ़ाना, उसकी औपचारिक शिक्षा होती है, वो होती है उसकी औपचारिक विधि। और दूसरी विधि होती है अनौपचारिक विधि, अर्थात व्याकरण को अलग से पृथक रूप से ना पढ़ाना, अपितु अन्य काव्य विधा के साथ ही व्याकरण का ज्ञान करवाना। जैसे आप पाठ्य पुस्तक से बच्चे को अगर पढ़ा रहे हैं तो पाठ को पढ़ाते समय ही साथ साथ में व्याकरण का ज्ञान भी करवाते जाना, ये होती है अनौपचारिक विधि। दूसरे जो व्याकरण शिक्षण की विधियों के विभाजन का आधार है वो है इनकी प्राचीनता और आधुनिकता। तो उसके आधार पर भी व्याकरण शिक्षण की विधियां दो भागों में विभाजित हैं, प्राचीन विधियां और आधुनिक विधियां। कुल प्राचीन विधियां 10 मानी जाती हैं, इनमें से हम मुख्य मुख्य का यहाँ पर अध्ययन करेंगे और आधुनिक विधियों का भी अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन विधियों की। कौन कौन सी प्राचीन विधियां हैं? उनमें सूत्र विधि है, पारायण विधि है, व्याख्या विधि है, अव्याकृत या भाषा संसर्ग विधि है और व्याकरणानुवाद या भंडारकर विधि है। तो ये प्रमुख प्राचीन विधियां हैं व्याकरण के शिक्षण की। आधुनिक विधियों के अंतर्गत आगमन विधि है, निगमन विधि है, आगमन निगमन विधि है, अनौपचारिक विधि है, समवाय विधि है। तो ये है कुछ प्रमुख आधुनिक विधियां। अब इनको हम एक एक करके डिटेल में देखते हैं कि इनका क्या तात्पर्य है, क्या इनमें होता है। तो सबसे पहले प्राचीन विधियों में बात करते हैं हम सूत्र विधि की। सूत्र विधि को प्राचीन विधि के नाम से, पांडित्य विधि के नाम से या परंपरागत विधि के नाम से भी जाना जाता है। सूत्र विधि में सूत्रों के माध्यम से अध्यापन का कार्य करवाया जाता है। इसमें सूत्र रटने पर बल दिया जाता है। इसमें जो शिक्षक है वो अपने पांडित्य के प्रदर्शन पर ही उसका ध्यान रहता है। वो अपने रटे हुए सूत्रों को छात्रों को बताता है और छात्रों को
सूत्र रटने के लिए कहा जाता है। तो सूत्र रटने पर मुख्य बल इसका होता है। इसमें व्याकरण के नियमों का ज्ञान सूत्रों के माध्यम से करवाया जाता है और पहले नियम बता दिए जाते हैं, उसके बाद थोड़े बहुत उदाहरण बताए जाते हैं। तो सामान्य से विशेष की ओर इसमें अध्ययन करवाया जाता है। ये अमनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है क्योंकि इसमें एक तो जो छात्र है वो ज़्यादा सक्रिय नहीं रह पाता, हालांकि रटता है वो सूत्रों को इसमें, लेकिन इसमें रटने पर बल दिया जाता है, समझने पर कोई बल नहीं दिया जाता। तो ये एक अमनोवैज्ञानिक विधि है। प्राचीन विधियों में दूसरी है पारायण विधि। पारायण विधि का तात्पर्य है याद कर लेना, कंठस्थ कर लेना। तो ये पाणिनि के समय प्रचलित विधि थी। इसमें नियमों को रटने पर और उनकी बार बार आवृत्ति करने पर बल दिया जाता था। इसमें होता क्या था कि इसके बहुत सारे नियम थे कि जो पारायणिक होता था, पारायणिक का तात्पर्य पारायण करने वाला ब्रह्मचारी छात्र, जिसको कि व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करना है, वो पूर्व दिशा की ओर मुख करके कुशासन पर बैठ जाता था। कुशाओं से बना हुआ आसन होता था और नियमों को रटता रहता था, बार बार उनकी आवृत्ति करता रहता था। इस पारायण के बीच में किसी भी दूसरे प्रकार की बात नहीं हो सकती थी, वार्ता नहीं हो सकती थी। इसके अतिरिक्त इसमें पंचक, सप्तक, अष्टक इत्यादि पारायणों की बात भी है कि 5 बार लगातार आवृत्ति करना, 7 बार आवृत्ति करना, 8 बार आवृत्ति करना। तो इसमें रटने पर और बार बार उसको बोलने पर बल दिया जाता था। अब इसके अंतर्गत एक और बात है कि इसमें जैसे गुरु ने पढ़ा दिया, शिष्यों ने रट लिया, छात्रों ने रट लिया, अब उनकी परीक्षा होती थी कुछ दिन बाद। जैसे उनको पूरा संज्ञा प्रकरण रटा दिया गया, कुछ दिन बाद उनकी परीक्षा होती थी। तो परीक्षा में एक अशुद्धि करने वाला जो छात्र होता था वो एकानयिक कहलाता था, जो 2 अशुद्धियां करने वाला छात्र होता था वो द्वैनयिक कहलाता था, और 3 अशुद्धियां करने वाला छात्र त्रैनयिक कहलाता था। ये विधि बिल्कुल ही अमनोवैज्ञानिक और अनुपयुक्त प्रणाली है क्योंकि इसमें केवल रटने पर बल दिया जाता है और सुनकर फिर छात्र उसी सूत्र को रटते हैं। तो इसमें बहुत सारी गलतियां होने की संभावना है। दूसरा, इसमें किसी प्रकार की तर्क शक्ति का विकास संभव नहीं है छात्र में, क्योंकि इसमें शिक्षक केवल अपना पांडित्य का प्रदर्शन करता था, रटना ही वहां पर पांडित्य था कि देखो कितने अच्छे प्रकार से रटा हुआ है, और वो ही आशा छात्रों से की जाती थी कि वो भी भली भांति सूत्र को, नियमों को रट लें। तो ये उच्च स्तर के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त विधि है क्योंकि इससे तर्क शक्ति का विकास संभव नहीं हो सकता। कोई तर्क नहीं प्रस्तुत कर सकता है, कोई अपनी जिज्ञासा नहीं पूछ सकता था छात्र, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के बीच में बोलने पर निषेध था। बस उसी विषय को बार बार रटा जाता था। तो इस प्रकार की है पारायण विधि। अगली प्राचीन विधि है व्याख्या विधि। ये पतंजलि के द्वारा प्रयुक्त विधि है। पतंजलि ने इस विधि का अनुकरण किया था। इसमें भाषा के प्रायोगिक पक्ष की अपेक्षा उसके व्यवहारिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है। ये जो विधि है ये वर्तमान आधुनिक निगमनात्मक विधि के समकक्ष है। इसमें पहले नियम बताया जाता है, उसके बाद उसकी व्याख्या की जाती है। तो व्याख्या के माध्यम से इसमें व्याकरण के नियमों का ज्ञान छात्रों को करवाया जाता है। इस व्याख्या के 4 अंग होते हैं: चर्चा, उदाहरण, प्रति उदाहरण और वाक्या अध्याहार। तो इसमें पहले चर्चा की जाती है, फिर उदाहरण दिया जाता है उस नियम का, फिर उसका एक प्रति उदाहरण दिया जाता है, और फिर एक अपना सामान्य जो स्थापना है वो की जाती है, वाक्य अध्याहार किया जाता है कि देखिए इस प्रकार से ये नियम है। तो ये विधि वर्तमान आधुनिक जो निगमनात्मक विधि है उसके समकक्ष है, पतंजलि द्वारा प्रयुक्त है। अगली चौथी विधि है अव्याकृत विधि या भाषा संसर्ग विधि। तो अव्याकृत का तात्पर्य है जो अलग नहीं है, पृथक पृथक नहीं है, अर्थात जिसमें व्याकरण को का ज्ञान पृथक रूप से नहीं करवाया जाता, भाषा के साथ ही व्याकरण का ज्ञान भी करवाया जाता है। तो इस प्रकार की जो विधि है वो भाषा संसर्ग विधि कहलाती है। इसमें अभ्यास पर बल दिया जाता है कि बार बार अभ्यास कीजिए तो आपके जो व्याकरण है वो स्वतः ही भाषा के साथ साथ आपकी तैयार हो जाएगी। तो इस प्रकार की जो विधि है वो होती है अव्याकृत विधि या भाषा संसर्ग विधि। और छठी विधि है प्राचीन विधि व्याकरणानुवाद विधि।
इस विधि के प्रवर्तक हैं रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। तो आरजी भंडारकर भी जिनको कहा जाता है, इन्होंने इस विधि का आविष्कार किया, खोज की, इस विधि को प्रचलित किया, तो उनके नाम के आधार पर इस विधि को भंडारकर विधि भी कहा जाता है। तो ये आप ध्यान रखिए, व्याकरणानुवाद विधि को ही भंडारकर विधि कहा जाता है। इसमें व्याकरण और अनुवाद दोनों पर बल दिया जाता है। भंडारकर जी जो थे, उनका ये कहना था कि आप बच्चे को पूरे नियम रटाने से अच्छा, उसको सारी व्याकरण रटाने से अच्छा ये है कि आप उसको उसके मूल नियमों का ज्ञान करा दो, उसको अनुवाद करना सिखा दो, उसको शब्द रूप सिखा दो, धातु रूप सिखा दो और उसको अनुवाद करना सिखा दो। तो उसके बाद वो बच्चा जो है वो सारे संस्कृत साहित्य का ज्ञान फिर खुद ही प्राप्त कर लेगा, उसको ऐसा नहीं है कि फिर सब कुछ पढ़ाना पड़े। तो इन्होंने व्याकरण और अनुवाद पर बल दिया है। इसमें संस्कृत से अंग्रेजी और अंग्रेजी से संस्कृत अनुवाद और शब्दकोश का ज्ञान भी छात्र को कराया जाता है। तो ये जो विधि है ये व्याकरणानुवाद विधि होती है। देखिए, इन भंडारकर की 2 पुस्तकें भी हैं, कई बार उनके संबंध में भी प्रश्न पूछा जाता है। आरजी भंडारकर, तो इनकी पुस्तकों के नाम भी आप याद रखिए, मार्गोपदेशिका और दूसरी है संस्कृत मंदिरांतः प्रवेशिका। तो ये 2 इनके द्वारा लिखित पुस्तकें हैं, कई बार इनके संबंध में भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आप इन दोनों पुस्तकों को भी याद रखिए। तो ये हैं 6 प्राचीन विधियां। इसके अतिरिक्त कुछ और गौण विधियां भी हैं जो कि जिनके नाम से ही आपको स्पष्ट हो जाएगा, उतना उनमें रटने की आवश्यकता नहीं है, जैसे पाठ्य पुस्तक विधि है, संभाषण विधि है, इस प्रकार से। अब बात करते हैं आधुनिक विधियों की। तो आधुनिक विधियों में प्रथम विधि है आगमन विधि। आगमन विधि में शिक्षक जो है वो पहले उदाहरण प्रस्तुत करता है और फिर धीरे धीरे उदाहरणों से नियम की ओर चलता है। तो इसमें विशिष्ट का पहले अध्ययन करवाया जाता है और उसके बाद सामान्य तथ्य तक, एक निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है। तो आगमन में आप इस तरह से मान सकते हैं, नियम तक आना, पहले उदाहरण देना और उसके पश्चात नियम तक पहुंचना, नियम की स्थापना करना, ये आगमन विधि के अंतर्गत होता है। जैसे पहले शिक्षक ये बता देगा कि देखिए विद्या प्लस आलय, इस तरह का ये शब्द है, यहाँ पर विद्या में जो आ है और ये आ है, ये दोनों मिलकर एक आ हो जाते हैं और शब्द बन जाता है विद्यालय। उसके पश्चात वो एक आध उदाहरण और देगा और उसके पश्चात वो नियम बताएगा कि जब अवर्ण के पश्चात कोई सवर्ण आ जाता है, अ के समान ही वर्ण आता है, तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। तो इस प्रकार से पहले उदाहरण बताए जाते हैं और उसके बाद नियमों का ज्ञान करवाया जाता है। तो उदाहरण से नियम की ओर इसमें अध्यापन करवाया जाता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर अध्यापन करवाया जाता है, स्थूल तत्वों के आधार पर सूक्ष्म तत्व का निर्माण किया जाता है। इसमें ये जो विधि है ये सरल और स्वाभाविक विधि है। प्राथमिक स्तर पर इसका प्रयोग किया जाता है, प्राथमिक कक्षाओं में इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें कंठस्थीकरण की आवश्यकता विद्यार्थी को नहीं है, क्योंकि इसमें बार बार उदाहरण देकर और नियम की स्थापना की जाती है। तो जब कभी छात्र इसी प्रकार के उदाहरण और देखेगा तो स्वतः ही उसके दिमाग में नियम आ जाएंगे। तो इसमें कंठस्थीकरण की आवश्यकता नहीं है। अतः ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुकूल विधि है, क्योंकि इसमें छात्र भी सक्रिय रहता है, कंठस्थीकरण की भी उसको आवश्यकता नहीं है। छात्र को प्रोत्साहन दिया जाता है, प्रोत्साहन के द्वारा उसको भी सक्रिय किया जाता है। तो ये एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक विधि है। लेकिन इसमें एक शिक्षक के लिए एक आवश्यक शर्त ये है कि शिक्षक को भली भांति प्रशिक्षित होना आवश्यक है। अगर शिक्षक भली भांति प्रशिक्षित नहीं है तो वो फिर भली भांति छात्रों को व्याकरण का ज्ञान नहीं करवा सकता। इसको व्याकरण शिक्षण की श्रेष्ठ विधि माना जाता है और प्राथमिक स्तर के लिए ये बहुत ही उपयोगी विधि है। इसमें कुछ शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। वो क्या क्या है?
तो इसमें उदाहरणात नियम प्रति, नियमम प्रति, उदाहरण से नियमों की ओर चला जाता है। पहले उदाहरण दिए जाते हैं, फिर नियमों की ओर जाया जाता है। ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाया जाता है। जो हमारे सामने शब्द है, ज्ञात है हमें, पहले उसको बताया जाता है और उसके बाद अज्ञात जो नियम है उसकी तरफ जाया जाता है। विशिष्टात सामान्यम प्रति, विशिष्ट से सामान्य की ओर। प्रत्यक्षात प्रमाणम प्रति, प्रत्यक्ष से प्रमाण की तरफ। स्थूलात सूक्ष्मम प्रति, मूर्तात अमूर्तम प्रति। तो ये इसके कुछ शिक्षण सूत्र हैं, इन्हें भी आप याद रखिए। दूसरी विधि है निगमन विधि। निगमन विधि में उल्टा है, पहले नियम की स्थापना की जाती है, पहले नियम बताया जाता है और उसके बाद उसके उदाहरण बताए जाते हैं। तो इसको याद करने की ट्रिक ये है, देखिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं आगमन विधि में और निगमन विधि में। तो मैंने इसका ये तरीका ये ढूंढा है कि नी से निगमन और नी से नियम। तो जहां पर पहले नियम बताए जाएं वहां पर निगमन विधि होगी, और जहां पर पहले नियम ना बताए जाएं बाद में नियम की तरफ जाया जाए वो आगमन विधि होती है। तो इस तरह से अंतर करके आप इनको याद रख सकते हैं। ये जो विधि है ये उच्च कक्षाओं के लिए श्रेष्ठ है। उच्च कक्षाओं में इस तरह से अध्यापन करवाया जा सकता है क्योंकि इसमें समय कम लगता है और परिश्रम भी कम लगता है। जैसे विद्यार्थियों को अगर बेसिक नॉलेज पहले से है, उन्होंने प्राथमिक स्तर पर कुछ व्याकरण का अध्ययन कर रखा है, तो आप इस तरीके से निगमन विधि से पढ़ा सकते हैं कि पहले आप नियम बता दें, उसके बाद एक दो उदाहरण बता दें और फिर आगे चलें। तो इसमें समय और परिश्रम कम लगता है। निगमन विधि के 4 सोपान हैं, 4 क्रम में निगमन विधि होती है। सबसे पहले नियम का बोध कराया जाता है, नियम बोधन होता है। बताया जाता है कि इको यणची, इक के पश्चात अगर अच हूं, असवर्ण स्वर परे हूं, तो इक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है। इस प्रकार सबसे पहले नियम का बोधन कराया जाता है। फिर नियम को स्पष्ट किया जाता है कि क्या इक है, क्या यण है, क्या अच है और किस प्रकार से होता है। उसके बाद नियम का परीक्षण किया जाता है कि अच्छा इधर देखते हैं, इस शब्द में देखते हैं किस प्रकार से ई के बाद अच आया तो यण हुआ कि नहीं हुआ। और चौथा सोपान है नियम का सत्यापन। जब नियम का सत्यापन हो जाता है तो नियम की स्थापना कर दी जाती है। तो 4 इसके सोपान हैं, नियम बोधन, नियम स्पष्टीकरण, नियम परीक्षण और नियम सत्यापन। इसके जो शिक्षण सूत्र हैं उनको भी देख लेते हैं। जब आपको ये समझ आ गया कि नियम बताकर फिर उदाहरण देना ये निगमन विधि है, तो शिक्षण सूत्रों में भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप बस उसी बात को दिमाग में रखिए कि पहले नियम बता रहे हैं, पहले सामान्य एक बात बता रहे हैं और फिर उसके विशिष्ट उदाहरण दे रहे हैं कि देखिए इस शब्द में भी ये नियम लगा है, इस शब्द में भी ये नियम लगा है। तो पहले एक सामान्य स्थापना की जाती है, उसके बाद विशिष्ट बातें उसमें बताई जाती हैं। तो क्या इसके शिक्षण सूत्र हो सकते हैं? नियमात उदाहरणम प्रति, नियम से उदाहरण की ओर इसमें जाया जाता है। सामान्यात विशिष्टम प्रति, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाया जाता है। पहले सामान्य एक नियम बताया जाता है, उसके बाद उसके विशिष्ट उदाहरण बताए जाते हैं। प्रमाणात प्रत्यक्षम प्रति, पहले प्रमाण बताया जाता है, उसके बाद प्रत्यक्ष बताए जाते हैं कि देखिए हमारे पास जो ये शब्द है ना विद्यालय, ये इस प्रकार से बना है। पहले उसका प्रमाण बताएंगे और फिर उसका प्रत्यक्ष कराएंगे। सूक्ष्म से स्थूल की प्रति, सूक्ष्मात स्थूलम प्रति, सूक्ष्म से स्थूल की तरफ इसमें जाया जाता है। पहले जो सूक्ष्म उसका नियम है उसको बताया जाता है, फिर स्थूल की तरफ चढ़ा जाता है। अमूर्ताद मूर्तम प्रति, अमूर्त से मूर्त की तरफ, जो नियम हमें दिखाई नहीं दे रहा है पहले उस नियम का ज्ञान करवाया जाता है और उसके बाद हमारे पास जो मूर्त है, जो शब्द विद्यमान है, उसकी तरफ जाया जाता है, उसका उदाहरण दिया जाता है। और अज्ञात से ज्ञात की और अज्ञातात् ज्ञातम प्रति, तो ये इसके शिक्षण सूत्र हैं, इन्हें भी आप याद रखिए। तीसरी महत्वपूर्ण आधुनिक विधि है आगमन निगमन विधि। देखिए आगमन विधि जो है उसकी अपनी कुछ कमियां हैं और निगमन विधि की अपनी कुछ कमियां हैं। आगमन विधि में यद्यपि प्राथमिक स्तर के लिए वो श्रेष्ठ है, लेकिन उसमें समय अधिक लगता है। एक एक एग्जाम्पल बच्चों को दिया जाता है, 2-4 एग्जाम्पल देंगे, फिर उसमें नियम समझाएंगे,
उसमें अगर छात्रों को भी इन्वॉल्व करते हैं तो उसमें भी टाइम लगता है, तो वो ज़्यादा समय लेने वाली विधि है। और निगमन विधि में यद्यपि समय कम लगता है, परिश्रम कम लगता है, लेकिन इसकी अपनी कुछ कमियां हैं कि जैसे किसी विद्यार्थी को अगर पहले से बिल्कुल भी उस विषय का ज्ञान नहीं है तो उसको परेशानी आ सकती है। तो उसको देखते हुए एक इन दोनों के मिश्रण के रूप में आगमन और निगमन विधि को रखा गया है। ये आगमन और निगमन का मिश्रण है। इसमें कुछ अध्यापन जो है वो उदाहरणों से नियम की तरफ करवाया जाता है और कुछ अध्यापन नियमों से उदाहरण की ओर करवाया जाता है। तो इस विधि से स्थायी और रोचक ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसमें विद्यार्थी बोर नहीं होता। इससे जो प्राप्त होने वाला ज्ञान है ये स्थायी होता है और इसमें विद्यार्थियों की रुचि भी उत्पन्न होती है। ये विधि व्याकरण शिक्षण की श्रेष्ठ विधि है, तो इसे आप ध्यान रखिए। अगर आगमन, निगमन, अनौपचारिक या कोई भी, अगर आपको आगमन निगमन का ऑप्शन नहीं मिले और वहां पर उसके अतिरिक्त ऑप्शन होंगे तो उनमें सर्वश्रेष्ठ विधि हो जाएगी आगमन विधि। और अगर आगमन विधि के साथ आगमन निगमन इसका भी ऑप्शन है तो व्याकरण की सर्वश्रेष्ठ विधि हो जाएगी आगमन और निगमन विधि, क्योंकि इन दोनों का साथ प्रयोग करने से जो आगमन की कमियां हैं वो इसमें छिप जाती हैं। छिप जाने का मतलब आगमन की कमियों को इन दोनों का मिक्स जो विधि है उससे दूर किया जा सकता है। तो ये विधि व्याकरण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। चौथी विधि है अनौपचारिक विधि, जहां पर व्याकरण का ज्ञान औपचारिक रूप से नहीं दिया जाता, अलग से व्याकरण को नहीं पढ़ाया जाता, अपितु संभाषण में ही व्याकरण का ज्ञान करवा दिया जाता है। वो कहलाती है अनौपचारिक विधि। जो संस्कृत संभाषण शिविर होते हैं उसमें इसी विधि से व्याकरण का ज्ञान करवाया जाता है। तो इस विधि के अनुसार ये मानते हैं कि व्याकरण को ऐसे अलग से किसी विषय की तरफ बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। आप संभाषण करिए भाषा का और बोलने से अपने आप स्वतः ही बच्चों को व्याकरण आ जाएगी। तो संभाषण के साथ साथ जब स्वतः बच्चे व्याकरण सीखें तो वो विधि होती है अनौपचारिक विधि, संभाषण विधि। पांचवी विधि है समवाय विधि, जिसे सहयोग विधि भी कहा जाता है। सहयोग या समवाय विधि क्या है? तो इसमें भी व्याकरण का नियमित अध्ययन नहीं करवाया जाता, अलग विषय के रूप में पृथक रूप से उसको नहीं पढ़ाया जाता, अपितु प्रसंग आने पर व्याकरण का ज्ञान दे दिया जाता है। तो इसमें और अनौपचारिक में क्या अंतर है कि अनौपचारिक में तो संभाषण के द्वारा व्याकरण पढ़ाई जाती है। जैसे अगर हम रोजाना में हिंदी के स्थान पर संस्कृत बोलने लगे अपने घरों में, तो जो शिशु है, जो शुरू से संस्कृत सुन रहा है, उसके दिमाग में अपने आप उसको समझाने की आवश्यकता नहीं है हमें कि वह के साथ हमें पठती, सह के साथ हमें पठती का प्रयोग करना है, क्योंकि रोज सुन सुनकर संभाषण के माध्यम से वो ये सीख जाएगा कि सह के साथ पठती होता है, अहम के साथ पठामी होता है। तो ये तो है अनौपचारिक विधि। और समवाय विधि में अध्यापन करवाया जाता है, लेकिन इसमें क्या है कि व्याकरण को पृथक विषय के रूप में नहीं पढ़ाया जाता, किसी अन्य काव्य विधा के साथ व्याकरण का अध्ययन करवाया जाता है। समवाय रूप में, सहयोग के रूप में व्याकरण का अध्ययन करवाया जाता है। जैसे कोई भी काव्य हम पढ़ा रहे हैं, कोई पद्य पढ़ा रहे हैं, साहित्य या रचना शिक्षण करवा रहे हैं, तो उसके साथ साथ ही आवश्यक व्याकरण नियमों का ज्ञान भी करवा दिया जाता है। तो ये होती है सहयोग विधि या समवाय विधि। तो इस तरह से हमने व्याकरण शिक्षण की महत्वपूर्ण प्राचीन और आधुनिक विधियों का अध्ययन इस वीडियो में किया है। आशा है आपको ये समझ आई होगी और ये वीडियो परीक्षा की दृष्टि से भी आपके लिए सहयोगी सिद्ध होगा, ऐसी मुझे आशा है। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर देते हैं। आप अच्छे से इस वीडियो को देखिए। अगर एक बार में आपको याद नहीं होता है तो बार बार इस वीडियो को देखिए और इसका लगातार रिवीजन करते रहिए, क्योंकि प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर दें, अपने मित्रों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर कर दें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी दबा दें,
ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।